जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट में जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सीडीएस और सीएपीएफ के जो पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका सीडीएस का एग्ज़ाम 8 नवंबर को है और सीएपीएफ का एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर को है। ध्यान रखिए ये दोनों ही एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है या जो लेवल है वो आम एसएससी या अदर एग्ज़ाम्स से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एक बहुत नए पैरामीटर पे क्वेश्चंस को पूछती है। तो सभी का वेलकम है। ज़रा सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी का वेलकम है आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। और आज हम सीडीएस सीएपीएफ एग्ज़ाम 2020 की प्रिपरेशन के लिए इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप अड्डा 24/7 से कोई भी लाइव क्लासेस, पेड बैचेस या टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, ई बुक्स परचेज़ करते हैं तो आपको मैं बता दूं कैपिटल U191 कोड को यूज़ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 27% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप इसे अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू परचेज़ करते हैं, अगर आप इसे अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू परचेज़ करते हैं तो आपको और डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी 5% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द कॉजेटिव एजेंट फॉर कोविड-19 इज द सार्स कोविड-2 वायरस। इट इज़ एन। तो ये जो कोविड वायरस है ये किस प्रकार का वायरस है? सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो कोविड-19 वायरस है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ये किस प्रकार का वायरस है? डीएनए बेस्ड है, आरएनए बेस्ड है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है या मेगा वायरस है? ध्यान रखिएगा जो कोविड-19 ये बीमारी है ये सार्स कोविड वायरस से है, ठीक है। और ये कैसा है? आरएनए बेस्ड है। ये किस प्रकार का है? आरएनए बेस्ड ये वायरस है। और चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये जो कोविड-19 है ये इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसके लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंकिता कुमारी नमस्कार बेटा। तो कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट करा जाता है? आपका RT-PCR टेस्ट करा जाता है। RT-PCR टेस्ट की जो फुल फॉर्म है वो है ये इधर रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एसिड ऑफ सार्स कोविड वायरस 20। दरअसल ये क्या है, ये हमारे सेल में जाके मल्टीपल अपने आप को बनाता है और ये किस पे अटैक करता है? आपका आरएनए टाइप ही होता है। ओके, बिल्कुल अंकिता आपने सही इसका आंसर दिया। टूवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एनर्जी एंड मोबिलिटी। अब ये देखिएगा ये एक रिपोर्ट है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसके बाद इंडिया की जो क्लीन एनर्जी इकोनॉमी यानी इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज, इस पे एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो ये नीति आयोग इसमें एक पार्टनर है। तो नीति आयोग ने ये किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने ये किसके साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करी है? तो नीति आयोग, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जय हिंद निशांत धायल, वेलकम। मैं सोच रहा था, मैंने कहा निशांत सर अभी तक आए नहीं हैं। आप राजस्थान से हैं सर? ओके, आई होप आप झुंझुनू या सीकर के आस पास से होंगे। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो यूएसए का है, ठीक है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो यूएसए का है, RMI, बिल्कुल सरी। निखिल सिंह जय हिंद बेटा। तो ये आपका नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने क्या निकाला है? टूवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। हेलो प्रतीक कुमार सर। ओके, तो ये क्या है? क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की जो इंडिया की इकोनॉमी होगी वो क्लीन एनर्जी बेस्ड होनी चाहिए पोस्ट कोविड-19। और उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी, यानी अब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल्स को क्या किया जाएगा? ओके, हरियाणा से, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल्स को क्या किया जाएगा? उनका प्रमोट किया जाएगा कि लोग उससे करें, क्योंकि एक तो उससे एनर्जी एफिशिएंसी होती है, क्लीन एनर्जी होती है और पोल्यूशन कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले। नीलू जायसवाल बेटा, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
और आर द एम ऑफ डिजिटल इंडिया। देखो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है ना, ये 2 जुलाई 2015 से शुरू किया गया था। 2 जुलाई, वैसे 2 जुलाई को मेरा बर्थडे भी होता है। 2 जुलाई 2015 से डिजिटल कैंपेन, डिजिटल इंडिया कैंपेन को शुरू किया गया था। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछती है स्टेटमेंट वाइज। प्रहलाद सिकरवार, गुड इवनिंग सर जी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो डिजिटल इंडिया का एम क्या है। तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। नहीं, ये डिजिटल इंडिया का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि हम कोई अपना हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसी प्रकार के यूपीएससी का आप पेपर उठा के देखो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ऑन इंटरनेट लाइक चाइना ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिश ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर विद आवर नेशनल जोग्राफिक बाउंड्रीज। ये भी इसका नहीं है, क्योंकि इसमें डिजिटल इंडिया का मतलब है, इसमें इंडिया शब्द नहीं जुड़ा कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना उसे डिजिटलाइज किया जाए। तो कनेक्ट मैनी आवर विलेजेस। अभी देखो मैं एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अभी 15 अगस्त पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया। इस पर मैंने डिफेंस अड्डा पे सेशन भी लिया था। और हाँ, अब कल से आपकी क्लासेस डिफेंस अड्डा पे शाम को 7 बजे चला करेंगी, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। ध्यान रखिएगा, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए आपकी क्लासेस अब किस पे चले करेगी, डिफेंस अड्डा पे, जिस पे मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारे कराया करूँगा। तो इसका आंसर है ओनली 3। बिल्कुल नीरू जायसवाल ने इसका आंसर सही है दिया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी है, यानी ओनली 3 स्टेटमेंट सही है। क्योंकि जो हमारे इंटरनेट और वाईफाई, स्कूल, पब्लिक, यानी जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये देखो ये पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के, कि ब्रॉडबैंड हाईवे हो, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम हो, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन हो, अर्लीस्ट हार्वेस्टिंग प्रोग्राम हो किसानों के लिए, ओके, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन हो, आईटी जॉब्स हो, ई क्रांति यानी ई इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरीज ऑफ सर्विस, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, तो वो आपका ऑनलाइन ही हो जाए, जैसे आप ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विद ज़ीरो इम्पोर्ट, ये बहुत है, क्योंकि अब हम चाइना पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बहुत डिपेंडेंट है। मैं जिस पेन टैब पे लिख रहा हूँ, जिस कंप्यूटर के थ्रू आपसे कनेक्ट हूँ, जिस मोबाइल में आपके कमेंट देख रहा हूँ, आप जिस मोबाइल से मेरे को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो सारा मेड इन चाइना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। गुड इवनिंग कृष्ण कुमार, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन का नाम ध्यान रखिएगा, चेयरमैन। ओके, इनके चेयरमैन हैं के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन। ये इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक खास बात क्या हुई है, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय था ना, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब इसे क्या क्या नाम दे दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मिनिस्ट्री नाम दे दिया गया। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मिनिस्ट्री से नाम दे दिया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द न्यू पॉलिसी रिप्लेस द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1991। ओके, दरअसल 1991 की एजुकेशन पॉलिसी को नहीं रिप्लेस करेगी, क्योंकि 1991 में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई थी, एक्चुअली 1986 में आई थी। ठीक है, इट एम्स यूनिवर्सल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल लेवल टू 100%। GER का मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक, यानी एटलीस्ट 10th क्लास तक। ओके, 10th क्लास तक क्या हो, 100% एनरोलमेंट रेट हो, यानी इसमें 100% बच्चे एडमिशन ले 2030 तक। और 50% किस में था, हायर एजुकेशन 2035 तक। ओके, ये जो होगा हायर एजुकेशन कमीशन, इसमें एक बॉडी बनाई जाएगी जो एक सिंगल ओवर रीचिंग अब्रेला होगा, जिसमें हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग मेडिकल और लीगल एजुकेशन को डील किया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है,
ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, करेक्ट है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। दिव्या शर्मा, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से बुलाया जाएगा। और भाई सेशन अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन का स्तर अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, आपको लगे मैं सही से करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर सकते हो, तो शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया है। तो देखो, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये 34 ईयर ओल्ड जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इसे रिप्लेस करेगी। मेरे क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका हमेशा ऐसा होता है कि मैं आंसर तो बताता हूँ, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। मृणाल भाषिया फ्रॉम आसाम, जय हिंद भाई। ठीक है। जो हायर एजुकेशन कमीशन है, हायर एजुकेशन कमीशन HEC ऑफ इंडिया विल बी सेटअप टू सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला टू एंटायर। और इसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जर्नल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट HEGC, तो काफ़ी सारा एक है, और नेशनल एक्रेडिशन फॉर एक्सेलरेशन। जब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा पेड बैचेस में, तो इन सबको ना एक ना डीप वे में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। VD वाघेला कमेटी, often seen in the news recently, was constituted for which of the following purpose? VD वाघेला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कमेटीज हमेशा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट का IMP का मतलब है इसको मुझे पढ़ना है। ठीक है। VD वाघेला कमेटी, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जी हाँ, प्रगति मिश्रा, रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से सांसद यानी MP हैं, और वो है। ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को मैं बता दूं, कल से आपकी ये डिफेंस की क्लासेस CDS और CAPF की डिफेंस अड्डा पे होगी, और कल मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो कल डिफेंस अड्डा पे 7 बजे मिलेगा। और जिन्हें मेरे साथ जुड़ना है, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप GS विद जीवेश में से मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आपको लेक्चर के PDF और मेरे YouTube वीडियोस के लिंक भी टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। ओके, तो सभी का वेलकम है। सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करो। ओके, हाँ बिल्कुल, फुल GS कवर कराएंगे। अभिषेक कुमार, अभी पहले दिन से ही थोड़ी कवर हो जाएगा माय डियर। तो VD वाघेला कमेटी, तो VD वाघेला कमेटी क्या है कि इंडिया में जो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ ना, लोगों में अच्छी आदत आ गई। एक तो हाथ हम साफ करना सीख गए, थोड़ी साफ सफाई आ गई, और इससे एक ये पता लगा कि इंडिया में ना, हम फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन हम अडॉप्टेड चीज़ों पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? अडॉप्टेड चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो टू कम अप विद द सजेशन टू इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर ड्रग डिस्कवरी। ये एफ कैट में जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू UPSC। मैं साफ सुरक्षित बोलता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू UPSC। हाँ, लेकिन उसमें पूछा जा सकता है कि VD वाघेला कमेटी किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग डिस्कवरी, की इंडिया में ड्रग। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक आपने सुना होगा, मैं आपको बता दूं, वैक्सीन होती है एक, और एक होती है ड्रग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैक्सीन होती है जो किसी रोग की रोकथाम करे, यानी प्री डिजीज होती है। जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होगी, आपकी TB की वैक्सीन होगी, कि वो आपके इम्यून सिस्टम में ना पहले से ना बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देती है, इससे आपको वो डिजीज़ नहीं होता। ड्रग जो काम करती है वो क्या करता है? पोस्ट डिजीज़ करता है, यानी जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उसे ड्रग दी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। और बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है क्योंकि अभी क्या है ना, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। मेरी मदर भी स्कूल टीचर है, पढ़ा रही हैं, ठीक है, ऑनलाइन। बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई में कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी जा रही, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही बच्चों के माता पिता और खुद बच्चों की तरफ से। अड्डा 24/7 भी सारे स्टूडेंट्स को कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है ऑनलाइन माध्यम से। इतना बढ़िया कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, कभी भी क्लासेस मिस नहीं होती, डेली बेसिस पे क्लासेस होती है। तो ये एप्लीकेशन है, जैसे फिनिक्स एप्लीकेशन चंडीगढ़ में, विद्यावाहिनी बिहार में, ई स्कूला पंजाब में। क्या ये सही है? विच आर करेक्टली मैच। ये क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है जो अलग अलग स्टेट्स में क्या की गई है, हाँ, वैक्सीन डेवलप करते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो ये अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने लागू करे। क्या ये सारी सही है या सारी इनमें से कोई एक गलत है या दो गलत है? तो ध्यान रखिएगा, ये सारी सही है। फिनिक्स पंजाब से संबंधित है,
विद्यावानी बिहार से, ई स्कूल आपका पंजाब से। तो ऑल ऑफ दी वेब, विच ऑफ दी गिवन आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी रिसेंटली लॉन्च इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन इंडेक्स। ओके, इंडिया एक लॉन्च करे रिपोर्ट जिसमें डिजिटल एजुकेशन इंडेक्स 2020। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार कि बिसाइड सेंट्रल इनिशिएटिव, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेज क्रिटिकल टास्क फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल एजुकेशन एट द डोर स्टेप टू द स्टूडेंट। ओके, एट द डोर स्टेप ऑफ द स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। तो देखो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च करा फॉर डिजिटल एजुकेशन। उत्तराखंड ने क्या कहा, संपर्क बैठक ऐप। आसाम ने लॉन्च करा, मृणाल अगर देख रहा है, आसाम ने लॉन्च करा विश्वा विद्या आसाम मोबाइल एप्लीकेशन। महाराष्ट्र ने कौन सा यूज किया, स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप। तो जरा देख ध्यान रखिएगा, टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड संपर्क बैठक ऐप, आसाम विश्व विद्या आसाम मोबाइल योजना, और महाराष्ट्र का स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग अपूर्वा गौतम, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भाई सेशन को ना लाइक और शेयर जरूर करेगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू दी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2019 की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी किया गया है अभी जुलाई में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या है, कर्नाटक में मैक्सिमम स्पीसीज ऑफ रिचनेस ऑफ ट्रीज है। क्या कर्नाटक में सबसे अधिक किस्म के पेड़ों की बहुत भरमार है? जी हाँ, बिल्कुल, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम स्पीसीज रीचेज ऑफ श्रब। श्रब यानी जो श्रब होता है, पेड़ होता है, उसमें क्या होता है मैक्सिमम, ये भी आपका सही है। फिर जम्मू कश्मीर में क्या है, हर्ब्स हैं यानी जड़ी बूटियाँ। देखिए हर्ब्स जो होते हैं जैसे केसर हो गया और दूसरी प्रकार की, तो ये आपकी हर्ब्स आपकी जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो ऑप्शन है इसका 1 2 3 डी ऑप्शन इसके क्लियर है। ओके, इसका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3, यानी सारे इसके ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोजेक्ट काला धन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये काला धन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? इट कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद थाईलैंड एंड अदर आसियान मेंबर्स थ्रू म्यांमार। ओके, विजय दुबे ने पिछले क्वेश्चन का आंसर डी बताया, बिल्कुल सही। कृष्ण कुमार, ओके, नीलू जायसवाल, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। इससे मेरे को एक बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हो। और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति मेहनत करता है ना उसके साथ किस्मत कभी नहीं छोड़ती। ये मैंने आज ही गुंजन, वो है ना गुंजन सक्सेना, कारगिल गर्ल, उसका यूट्यूब पे वीडियो देख रहा, तो उसकी वो वीडियो आ रही है पहले, तो उसमें ये डायलॉग मेरे को अच्छा लगा कि मेहनत करने वालों का कभी किस्मत साथ नहीं छोड़ती। बस एक है कि थोड़ा ना पेशेंस रखो, एकदम हर चीज़ नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखोगे बिल्कुल होएगी। द प्रोजेक्ट सी, तो देखो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका आगे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि ये है क्या। द प्रोजेक्ट सीक्स टू गिव लास्ट माइल कनेक्टिविटी पोर्ट एक्सेस फॉर द लैंड लॉक नॉर्थ ईस्ट रीजन। जी हाँ, ये इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आसियान के थ्रू से कनेक्ट करने का इससे कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है एक मेजर रोड ब्लॉक इन दी कंप्लीशन ऑफ ट्राईलेटरल हाईवे कनेक्टिविटी। ट्राईलेटरल हाईवे कनेक्टिविटी किसके बीच में? IMT बोला जाता है इसे, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। ट्राईलेटरल कनेक्टिविटी, तो इस ट्राईलेटरल कनेक्टिविटी में क्या, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को थाईलैंड तक कनेक्ट किया जाएगा। दरअसल म्यांमार और थाईलैंड का स्टेट बॉर्डर मतलब लैंड बॉर्डर है, और आसियान एंड अदर आसियान मेंबर थ्रू म्यांमार। द प्रोजेक्ट सीक्स टू गिव लास्ट माइल कनेक्टिविटी पोर्ट एक्सेस for the landlocked and northeast region through Myanmar. The Kaladan multimodal project transit project connects northeast with Myanmar as well as West Bengal. Okay, जी हाँ, बिल्कुल कालाधन है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करेगा म्यांमार से और वेस्ट बंगाल से भी करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंडीकूट, बिल्कुल ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और एफकेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बंडीकूट है कहाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये गुवाहाटी में शुरू किया गया, गुवाहाटी,
ठीक है, किसमें शुरू करा गया है? गुवाहाटी में। ये बंदीकूट है क्या? व्हाट इज दिस बंदीकूट? ये मैंने एक करंट अफेयर करा रहा था मैं, शायद यूपीएससी एंड स्टेट अड्डा पे, उस पर कराया था। तो ये क्या है ना, एक मैन होल क्लीनिंग रोबोट है। आपने कई बार सुना होगा कि मैन होल यानी जो गहरा गटर होता है उसकी सफाई करते हुए जो लेबर्स हैं या जो मजदूर हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी नीचे ना टॉक्सिस गैस होती है, काफ़ी जहरीली गैस होती है। तो ये क्या है, कि मैन होल क्लीनिंग रोबोट है। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था ना, एफडीआई में ना 74% था, मतलब अभी भी है, मतलब 74 में 49% ऑटोमेटिक रूट से आता था। अब क्या किया गया, इसे 100% कर दिया गया ओवरसीज में, जिसमें 74% क्या है आपका ऑटोमेटिक रूट पे आएगा। तो मतलब 74% अगर 100 करोड़ की ज़रूरत है, तो अगर विदेश से पैसा आ रहा है 74 करोड़ रुपए, तो वो बिल्कुल 74 करोड़ रुपीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक रूट से जब आएगा ना, तो जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो आरबीआई को बताना ज़रूरी होगा। और 74% से ज़्यादा है तो तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ना परमिशन चाहिए होगी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे सभी ने बताया। तो देखो, द गवर्नमेंट हैज सेट टू कम आउट विद द नोटिफिकेशन अलाउइंग 74 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। The decision to permit up 74% FDI in defense through automatic route announced by the May 2020 by Finance Minister. As per the current FDI policy, 100% overseas investment are permitted in defense sector, जिसमें 49% automatic route था। अभी से कितना कहा गया है? 74% गया। While beyond that, government approval is required. Under this, the automatic route, the investor has to inform RBI after the investment made. Okay, again एक अच्छा क्वेश्चन NEP से रिलेटेड विद रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आप पर को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasize यूनिवर्सल एक्सेस स्कूल एट ऑल लेवल्स। ओके, the system will have 10 years of schooling with 3 years of preparing school। नहीं, 15 साल का है। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 5334 है ना, ऐसे है ना, 5334 ये सिस्टम दे रखा है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि 15 साल का। अभी तक हमारा क्या था? 13 साल का था। 1 साल 3 साल प्री स्कूल थे। और वैसे इसमें क्या होता है, एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा, परख, जो भी इसको क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका है। अब इस सेशन को शेयर और लाइक तो करना बनता है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। बिल्कुल, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार ना भाई इस सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दो। बिल्कुल, लाइक तो ज़रूर करो। ओके, इम्प्लीमेंट कब होगा? एकदम तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अब कल ही न्यूज़ में था सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एकदम से इसे इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सून। ओके, एज सुन एज पॉसिबल। अभी तो वैसे ही इतना टर्मोइल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो अभी तो एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अभी तो स्कूल कॉलेजेस ही नहीं खुले हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 5334 डिज़ाइन समटाइम मेंशन इन द न्यूज़। अभी आपको मैं इसे क्लियर करूंगा। तो 5334 क्या है? रामाजुन मशीन है, 3D प्रिंटिंग है, स्पेस एक्स रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, या पेडालॉजिकल क्या है? स्ट्रक्चर है। देखो, पढ़ाई, ये पढ़ाई से रिलेटेड है ना। पेडागॉगी जो होती है ना, वो शिक्षा शास्त्र बोला जाता है। तो ये पढ़ाई से, पेडालॉजिकल क्या है? स्ट्रक्चर है। ये क्या है? पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर। तो अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पहले हम क्या पढ़ते थे? केवल 13 साल तक का होता था, लेकिन अब इसमें क्या होता है? 10+2 करिकुलर और पेडागॉगी स्ट्रक्चर को 533 डिज़ाइन में कवर कर दिया गया है, जो 3 से 18 साल तक के बच्चे के लिए। इसमें पहले क्या है ना, 5 ईयर्स की फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी होगा, यानी आंगनवाड़ी, क्रच वगैरह को जोड़ के, और फिर ग्रेड 1-2 को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो 5 ईयर्स का हो गया। फिर उसके बाद अगले 3 साल क्या होता है? प्रिपरेटरी, यानी लेटर प्राइमरी, ग्रेड 3, 4, 5।
ओके, इसको ऐड किया गया। फिर 3 इयर्स के इसके लिए मिडिल या अपर प्राइमरी 6, 7, 8 को इसमें इंक्लूड किया गया। और फिर 4 इयर्स हायर सेकेंडरी स्टेज 9, 10, 11, 12। तो 15 साल तक का ये रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और ये क्या है, एक पेडागॉगी स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। जी हाँ, अभी रिपोर्ट जारी हुई है भारत विश्व का। भारत और पाकिस्तान मिल्क प्रोडक्शन में हमेशा नंबर 1 आगे पीछे रहता है, कभी पाकिस्तान ज़्यादा हो जाता है, कभी हम हो जाता है। तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। बजट 2020 एम्स दी डबल द कंट्री मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाय 2022। नहीं, 2022 नहीं था, 2025। ध्यान रखेगा, इतना माइन्यूट डिटेल से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती है, ठीक है। तो जो आपको पेड बैचेस में कराया जाएगा वो इसी स्तर से या इसी लेवल से कराया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जरूरी नहीं, यूपीएससी का ये खास बात है, आपको लगेगा ऑप्शन कि दोनों सही होंगे, लेकिन एक्चुअली दोनों सही नहीं होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा बैच आज से शुरू होना था, लेकिन ये अभी से शुरू नहीं हो रहा, ये 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। ओके, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, इस कोड को यूज़ करोगे ना, तो आपको ये बैच ओनली 605 रुपीज़ का मिलेगा। ओके, और अगर आप अड्डा एप्लीकेशन की थ्रू के इसे परचेज करते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, ये आपको लगभग 1550 रुपये का ये बैच मिल जाएगा। शौर्य सीडीएस, अगर आप डिटेल वाइज यूपीएससी, क्योंकि यूट्यूब पे यूपीएससी का जो कंटेंट है, पहली बात तो पढ़ाना मुश्किल है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये रहता है कि बच्चे आए या नहीं आए। ओके, लेकिन जो पेड बैच होता है उसमें टाइम होता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी दूसरा होता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझा के पिक्चोग्राफिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com पर, केवल शौर्य टाइप करिएगा, स्टडी प्लान वगैरह सब उसमें दे रखा है, और उसमें कैपिटल U191 कोड को यूज़ कर लेना, और ओनली 1550 रुपीज़ में इस बैच को कर देगा। अगर आप अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू करते हो तो 1550 का, नहीं तो आप वेबसाइट से करते हो तो 1605 रुपये का है। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइएगा। ओके, हाँ, कल 2 बजे क्लास थी, आज भी हुई है, लेकिन आज वो 5 बजे हुई है। कल 2 बजे एसएससी अड्डा पर मैं आपको मिलूंगा मिशन एफकेट के साथ, और कल शाम 7 बजे डिफेंस अड्डा पर अगेन हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, आबाद रहो, जय हिंद।